ओके चलिए, हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे जो कि मैंने आपको कल शाम को एक डिटेल नोटिफिकेशन आ गया था आपका किस चीज़ का। तो सहायक शिक्षक भर्ती जो आपकी सुपर टेट की होने वाली है यूपी में 2021 में, उसके बारे में एक डिटेल नोटिफिकेशन कल यूपी की साइड पर देखने को मिल गया था, जो कि मैंने आपको पूरे का पूरा डिटेल नोटिफिकेशन टेलीग्राम पर कल शाम को ही शेयर कर दिया था। अगर आपको पूरा का पूरा डिटेल पढ़ना है तो आप टेलीग्राम पर जाकर उस डिटेल नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हो और वहां से उसको कंप्लीट पढ़ सकते हो। आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं उस डिटेल नोटिफिकेशन में उन्होंने क्या कहा है, और छोटी छोटी पगर मोटी बातें, जैसे कि कौन एलिजिबल है, अदर स्टेट वाले भर सकते हैं कि नहीं भर सकते, या फिर आपको क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, या किस प्रकार से आपका सिलेक्शन होगा। ओके, उन सभी की चीज़ों के बारे में आपको आज जानकारी मिल जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, तसल्ली से सुनिएगा और थोड़ा धीरज रखिएगा, ताकि आपको जो चीज मैं बताने जा रहा हूं वो आपको सारी की सारी चीजें पता चल सके। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कमेंट में आपको कोई भी चीज लिखने की जरूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी सारी की सारी चीज आपको वीडियो देखते रहिएगा, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। एक भी जानकारी मैंने यहां से नहीं छोड़ी है, ठीक है। तो देरी ना करते हुए अपनी क्लास को आज शुरू करते हैं। बस ध्यान से इस चीज को सुनते रहिएगा कि मैं बताने वाला क्या हूं। पहला तो मैंने आपको यही बता दिया था कि आपका जो प्रधानाचार्य और सहायक अध्यापक के पद जो है वो कितने आए हुए थे, 390 और 1504। ये आपके कुछ 1800-1900 वैकेंसीज देखने को मिल रही थी दोनों के पदों को मिलाकर। लेकिन इन दोनों पदों के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या था वो मेन इंपॉर्टेंट बात थी। तो एक बार एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, चाहे वो प्रधानाध्यापक के लिए हो या फिर आपके सहायक अध्यापक के लिए हो, ठीक है। तो जो कल मैंने आपको डिटेल नोटिफिकेशन दिया उसमें कुछ आपका इस प्रकार का दिया हुआ, एक जगह आपका सहायक अध्यापक के पद के लिए और दूसरा आपका प्रधानाध्यापक के लिए पद के लिए कुछ आपके ये दे रखे हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। पढ़कर मैं आपको बता देता हूं और आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। देखिए, प्रारंभिक शिक्षा यानी कि 1 से लेकर जो 8वीं तक की शिक्षा होती है उसमें द्विवर्ष डिप्लोमा, जो 2 वर्ष का डिप्लोमा होता है वो आपका होना चाहिए, चाहे वो किसी के नाम से भी पुकारा जाता हो आपके स्टेट में, चाहे आप उसे अलग अलग नाम से जानते हो, बीएड हो गया हो या फिर बीएलएड हो गया हो, या फिर आपका जो 4 वर्ष का होता हो, 2 वर्ष का होता हो, किसी भी नाम से जानते हो वो आपका होना चाहिए। या फिर कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन, चाहे वो बीए हो, बीकॉम हो, बीएससी हो, कुछ भी हो। साथ ही साथ में जो आपका शिक्षा स्नातक होता है बीएड, वो अब बीएड में किसी भी प्रकार की परसेंटेज नहीं बोल रखी है, ध्यान रखिएगा, केवल आपकी परसेंटेज होना चाहिए कहां पर, स्नातक ग्रेजुएशन में 50%। और ये किसके लिए है, सहायक अध्यापक के लिए। पहले हम सहायक अध्यापक की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर आ जाता है आपका, या फिर उत्तर प्रदेश शासन में जो आपका जो भी प्राप्त संस्थाएं हैं उसमें आपका चाहे डीएलएड हो गया हो, बेसिक टीचिंग जो सर्टिफिकेट देते हैं जिसे आप बीटीसी बोलते हो, वो आपके पास होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, चाहे आप डीएलएड दे रखा हो आपने, चाहे आपने बीटीसी दे रखा हो, इन दोनों में से कोई एक आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, और वो भी कौन सा, उत्तर प्रदेश का। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश के बारे में बात करी गई है यहां पर, ओके। या फिर प्रारंभिक शिक्षा में जो 4 वर्षीय जो उपाधि मिलती है जिसे आप बीएलएड कहते हो, 4 वर्ष वाला, या तो वो होना चाहिए, या फिर 4 वर्ष का जो बीए होता है, बीएससी होता है, या फिर बीएड होता है, या फिर बीएससी एंड कम से कम 50% अंकों के साथ बीए, बीएस, या फिर 1 वर्षीय बीएड। आपने देखा होगा ना, कई बार 1 वर्षीय बीएड भी करवा लिया जाता, जो कि आरसीईआई के द्वारा, जो आपका भारतीय पुनर्वास परिषद होता है उनके द्वारा यहाँ पर क्या होना चाहिए, द्वारा प्राप्त मान्यता होना चाहिए। रिहेबिलिटेशन काउंसलिंग ऑफ वो मैंने आपको जो संस्था बताई थी, 5 संस्था, वहां की एक बात करी गई है, ओके। तो इसके अंदर आपका कोई भी आपके पास किसी भी प्रकार, वैसे देखा जाए तो अधिकतर बच्चों के पास ये होगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास इनमें से कोई सा भी चीज हो तो आप आराम से एलिजिबल हो। परसेंटेज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, परसेंटेज केवल आपको एक जगह चाहिए, स्नातक में 50%, और कहीं पर भी परसेंटेज की बात नहीं करी गई है। तो ये तो होगी आपकी सहायक अध्यापक असिस्टेंट टीचर की। एक चीज और चाहिए, वो दोनों में चाहिए, वो अभी हम बात करेंगे, पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं प्रधानाध्यापक की, लेकिन प्रिंसिपल की। इसने क्या बोल रखा है, तो इसमें भी आपके वो सारे के सारे सिमिलर ही बोल रखे हैं जो आपका सहायक अध्यापक में बोल रखा है। देख सकते हो सारी की सारी चीजें सिमिलर है, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक बार मैंने आपको बता दिया। अगर आपके पास ये है तो आपके पास ये भी होगा, ठीक है। तो दोनों के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो चाहिए वो बिल्कुल सिमिलर चाहिए।
एक चीज और चाहिए, वो क्या चाहिए वो मैंने आपको बता दिया। आपको एक और चीज चाहिए कि राज्य सरकार द्वारा या फिर भारत सरकार द्वारा जो आपका उच्च प्राथमिक स्तर के 6 से 8 तक के लिए टेट चलाया जाता है, जैसे कि भारत सरकार के द्वारा, सेंट्रल के द्वारा सी टेट चलाया जाता है, जिसमें सी टेट में कौन सा पेपर होना चाहिए, पेपर 2 होना चाहिए, पेपर 2 होना चाहिए। पेपर 2 ही 6 से लेकर 8वीं तक का होता है। और राज्य सरकार द्वारा क्या चलाया जाता है, या तो आपका यूपी टेट चलाया जाता है। क्या चलाया जाता है, यूपी टेट, जो कि जूनियर लेवल, इसको भी आप पेपर 2 बोल सकते हो, वो आपका चलाया जाता है। ये भी 6 to 8 के लिए होता है। तो या तो आपका यूपी टेट पास होना चाहिए या आपका सी टेट पास होना चाहिए। यहां पर भी आपका वही बोल रखा है, या तो आपका यूपी टेट पास होना चाहिए या फिर आपका सी टेट पास होना चाहिए। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे सर हमने जो अभी सी टेट दिया है वो हमारा वैलिड होगा। बिल्कुल डियर, अगर आपने पेपर 2 6 से लेकर 8th वाला पेपर 2 दिया था तो वो आपका वैलिड है, आप एलिजिबल हो, आराम से जाकर आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों के लिए ध्यान रखिएगा, ये प्रधानाध्यापक के लिए भी है और ये आपके सहायक अध्यापक के लिए भी है। और प्रधानाध्यापक के लिए एक चीज और बोल रखी है इन्होंने कि कम से कम आपका 5 वर्षीय अध्यापक का अनुभव होना चाहिए। किस चीज का, आपको टीचिंग फील्ड में 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, तब आप किस चीज के लिए अप्लाई कर सकते हो, तो प्रिंसिपल के लिए अप्लाई कर सकते हो। ओके, अब मेरे हिसाब से किसी भी बच्चों को एजुकेशन क्वालिफिकेशन में डाउट नहीं होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका कुछ ना कुछ आपको देखने को मिल ही जाएगा, लेकिन आपका ये पेपर 2 का सेट, आपका जो सी टेट होना चाहिए, यूपी टेट होना चाहिए, वो जरूर पास आउट होना चाहिए, तब आप इसके लिए एलिजिबल हो। ठीक है, चलिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात होगी। अब चलते हैं आगे वाले बिंदु पर कि इसमें आयु सीमा क्या होनी चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, ये पुरानी आयु सीमा है और ये नई आयु सीमा की बात करी गई है। तो पुरानी की हमें कोई मतलब नहीं है, जो नया नियमावली है, जो नियम बनाए गए उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जो सहायक अध्यापक है ना, उसमें इन्होंने बोल रखा कि कम से कम आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष होनी चाहिए फॉर्म भरते समय। ओके, फॉर्म भरते समय आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष होनी चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा इन्होंने कितना बोल रखा है, वो बोल रखा है यहाँ पर 40 वर्ष। कितना, 40 वर्ष। कम से कम 21 और ज्यादा से ज्यादा 40 सहायक अध्यापक के लिए तो आप एलिजिबल हो, नहीं तो आप एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, आगे बात करें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा का जो 5 वर्ष अधिक होगी। ध्यान रखिएगा, ये 40 वर्ष तो है ही, इसके आगे 5 वर्ष और लगा दीजिए, 45 वर्ष हो गया, हो जाएगा आपका। और समय समय पर राज्य सरकार द्वारा इन्हें छूट दी जाती है, वो भी यहाँ पर जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो चाहे आप SC हो, ST हो या किसी और पिछड़े वर्ग के हो, तो 5 साल की सीमा और जोड़ दीजिए, मतलब 45 ईयर आपकी हो जाएगी एज लिमिट। आगे बात करें, यहां पर कोई बच्चा जो है वो किसी भी प्रकार का सेना में काम करने वाला हो, भूतपूर्व सैनिक हो, तो उसके लिए 3 वर्ष की और अधिक आयु सीमा की गई है। कितनी, 3 वर्ष और जोड़ दिया गया है इसमें। ध्यान रखिएगा, जो भूतपूर्व सैनिक हो तो। ठीक है, या फिर किसी भी प्रकार का कोई बच्चा विकलांग है, हैंडीकैप्ट है, तो उसको 15 वर्ष की और छूट दी गई है। कितने वर्ष की, 15 वर्ष की और छूट दी गई है। ठीक है, नॉर्मल बच्चों के लिए 40 थी, कम से कम 21 थी, 5 वर्ष और जोड़ दिया जो पिछड़े वर्ग के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति है। अगर कोई सैनिक है तो 3 वर्ष और जोड़ दिया गया, या भूतपूर्व सैनिक रहा हो, या फिर कोई बच्चा विकलांग है तो 15 वर्ष उसके लिए और अधिक दे दिए हैं। ओके, साथ ही साथ में अगर आप प्रिंसिपल के लिए, प्रधानाध्यापक के लिए क्या कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो, तो कम से कम न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए आपकी, 30 वर्ष होनी चाहिए। सहायक अध्यापक में आपकी 21 वर्ष होनी चाहिए, और प्रधानाध्यापक के लिए आपकी कम से कम सीमा जो होनी चाहिए आयु की, वो 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप सभी को भी पता है, अगर आप 25 साल की उम्र में टीचर लगे होगे तो कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस लोगे, तो 30 साल तो आपका ऑलरेडी हो ही गया। 21 साल का तो कोई भी बच्चा 5 साल के एक्सपीरियंस के साथ नहीं हो सकता ना टीचिंग में। इसलिए प्रिंसिपल के लिए जो अब बोला गया है वो 30 वर्ष इन्होंने कम से कम आयु बोली है, न्यूनतम आयु बोली है। ठीक है, तो आप सभी को पता चल गया होगा, अगर आप इस आयु सीमा के अंतर्गत आते हो तो आप सभी के सभी क्या हो, एलिजिबल हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अब नेक्स्ट बिंदु पर कि आवेदन के लिए जो परीक्षा शुल्क होगी वो क्या होगी। तो ध्यान रखिएगा, सामान्य बच्चों के लिए 700 रुपए, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति है उनके लिए 500 रुपए, और जो विकलांग बच्चे हैं उनके लिए 300 रुपए। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। आगे की बात करी जाए कि आगे क्या होगा, यानी कि प्रधानाध्यापक और दोनों पदों के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो आपके लिए क्या है, 900 रुपए है। ध्यान रखिएगा, आप प्रधानाध्यापक के लिए और सहायक अध्यापक के लिए, दोनों के लिए आप फॉर्म भरना चाहते हो, जर्नल हो, तो 900 रुपए लगेंगे। अगर आप अनुसूचित जनजाति हो, दोनों के लिए आप फॉर्म भरोगे तो 700 रुपए लगेंगे। अगर आप विकलांग हो और दोनों को फॉर्म भरना चाहते हो तो आपको 400 रुपए देने होंगे। ओके, तो ध्यान रखिएगा, ये पूरा का पूरा जो आपका
पेमेंट स्ट्रक्चर है वो आपको मैंने बता दिया। अगर आप एक फॉर्म भरोगे सहायक अध्यापक का तो इतने देने पड़ेंगे, अगर आप प्रधानाध्यापक अथवा दोनों पद हेतु के लिए भरोगे तो इतना लगेगा आपको। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा इस बात को, पता चल गया आपको। आगे चलते हैं, ये थी आपकी परीक्षा शुल्क। देखिए ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं कि एग्जाम का स्ट्रक्चर कैसे होगा। तो पहला एग्जाम का स्ट्रक्चर जो सामान्य ज्ञान था, जिसमें मैंने आपको जीए, जीएस, करंट अफेयर, ईवीएस और रीजनिंग बोली थी, 50 नंबर के एमसीक्यू आएंगे, 50 मार्क्स का होगा। ये तो आप सभी को पता है, कॉमन था, सबको देना था। अब बात अटक रही थी दूसरे वाले पर। भाषा शिक्षक के लिए तो आपको बता दिया था, या तो संस्कृत चुननी थी, या हिंदी चुननी थी, या अंग्रेजी चुननी थी। इन तीनों में से कोई एक चुननी थी और उसका आपका 100 नंबर का पेपर पूछा जाता। सामाजिक अध्ययन में इन्होंने साफ साफ कह दिया कि सामाजिक अध्ययन शिक्षकों के लिए सामाजिक अध्ययन यानी कि ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री कोई भी हो, सभी के सभी मिक्स मिलाकर आपके 100 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये नहीं कि ज्योग्राफी चुन सकते हो, हिस्ट्री चुन सकते हो, नहीं, पूरा का पूरा सामाजिक अध्ययन में जो से सब्जेक्ट आते हैं उनके 100 नंबर आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, वैसे ही आपके विज्ञान एवं गणित शिक्षकों के लिए विज्ञान एवं गणित के 100 प्रश्न होंगे, यानी कहने का मतलब है 50-50 का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, 50 साइंस के और 50 मैथ के, दोनों आपको पढ़ना अनिवार्य है। ठीक है, यहाँ पर देख रखिए, वैकल्पिक का अथवा खा अथवा गा में से कोई भी एक आपको चुनना होगा। जैसे आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी उस हिसाब से आपको चुनना होगा। अब यहाँ पर कौन सा बच्चा चुन सकता है, कौन सा बच्चा नहीं चुन सकता, ये कहीं पर भी इन्होंने डिटेल नोटिफिकेशन नहीं दिया है। तो जो मैंने आपको बताया था वही आपका बिल्कुल मान्यता होगा, क्योंकि और एग्जाम में भी वही मान्यता दी गई है। क्या बताया था एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए, सामान्य ज्ञान तो आप सभी के लिए है, हर कोई बच्चा एलिजिबल है इस चीज के लिए। अब भाषा वाला कौन सा बच्चा एलिजिबल है, देखिए पहला पॉइंट बीए। जब आपने बीए करा होगा तो बीए करने के साथ आपने पॉलिटी, हिस्ट्री कुछ भी चुनी होगी, लेकिन उसके साथ साथ आपको एक हिंदी और एक इंग्लिश, इन दोनों में से कोई ना कोई एक भाषा तो जरूर चुनी होगी आपने। तो बीए वाला बच्चा जो होगा वो इसके लिए एलिजिबल है, आराम से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ में इसके लिए बीकॉम वाला बच्चा भी एलिजिबल है। कौन सा बच्चा, बीकॉम बच्चा। क्यों, क्योंकि उसके पास इंग्लिश होती ही होती है, नहीं होगी तो हिंदी होगी। और साथ ही साथ में बीएससी वाला बच्चा भी इसके लिए एलिजिबल है, क्योंकि उनके पास भी लैंग्वेज होती है। ठीक है, ये तीनों के तीनों बच्चे इसके लिए एलिजिबल है। दूसरे की बात करी जाए तो दूसरे वाले खंड में बीए और बीकॉम, ये दोनों के दोनों बच्चे जो है एलिजिबल है। क्यों, क्योंकि बीए वालों के पास तो अपना सामाजिक अध्ययन होता ही है और बीकॉम वालों के पास भी इकोनॉमिक्स होता है, तो इस वजह से बीकॉम वाले भी सामाजिक अध्ययन के लिए एलिजिबल है। ओके, तीसरे की बात करें तो तीसरे वाले में तो आपका बीएससी वाले तो एलिजिबल है ही, साथ ही साथ में यहाँ पर अगर आप बीटेक कर रखे हो तो बीटेक वाले भी यहाँ पर एलिजिबल है। क्यों, क्योंकि टेक का मतलब ही क्या होता है, टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी किससे रिलेटेड होती है, विज्ञान से रिलेटेड होती है। और जहां पर विज्ञान आएगा, फिजिक्स आएगी, मैथमेटिक्स तो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो बीटेक वाले हो गए, बीएससी वाले हो गए, साथ ही साथ में जिन्होंने एग्रीकल्चर ले रखा होगा, कृषि ले रखा होगा, वो भी साइंस के फील्ड में ही गिने जा रहे हैं, तो कृषि वाले बच्चे भी इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, अब कई बच्चे पूछेंगे सर हमारे पास होम साइंस है, तो डियर ध्यान रखिएगा, होम साइंस यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई वैकेंसीज नहीं है होम साइंस की, तो होम साइंस तो कोई एलिजिबल हुआ ही नहीं। लेकिन उसके साथ साथ में आए तो आपने इंग्लिश ले रखी होगी या फिर आपने हिंदी ले रखी होगी, ये तो होगा ही ना आपके पास। तो या तो इंग्लिश होगी या हिंदी होगी, इंग्लिश होगी तो आप इंग्लिश से भर लीजिए इसको, अगर हिंदी होगी तो आप हिंदी से भर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये लगा लीजिए, पहला वाला फॉर्म तो आप एलिजिबल हो ही, चाहे बीए हो, बीकॉम हो, बीएससी हो, पहले तो आप एलिजिबल हो ही। सामाजिक अध्ययन और विज्ञान में कोई बच्चे परेशान हो रहे थे तो होम साइंस वाले यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट नहीं दिया गया है, लेकिन आपके पास इंग्लिश या हिंदी या संस्कृत थी तो आप का वाले ऑप्शन को ले सकते हो और उसके आपके 100 नंबर पूछे जाएंगे, आप उसकी तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो ये होगी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कि हमें कौन सा सब्जेक्ट चुनना चाहिए और कौन सा सब्जेक्ट नहीं चुनना चाहिए। धीरे धीरे आप वीडियो को देखते रहिएगा, आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि आपको सारी इंफॉर्मेशन निकाल के आपको समझानी है। दूसरा, परीक्षा तिथि आप सभी को पता है 18 तारीख को, यानी कि 18 अप्रैल को होने वाले हैं। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, तो इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि सहायक अध्यापक और जो प्रधानाध्यापक के ऊपर जो प्रथम प्रश्न पत्र आएगा उसमें जो समय सारणी बोली गई है वो 10 से 12:30 बोली गई है। कितनी, 10 से 12:30 बोली गई है। तो लगभग कितना आपका 2.5 घंटे का पेपर होगा और 150 क्वेश्चन आपके यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आपका पहला प्रश्न पत्र हो गया जो कि आपका 10 बजे से लेकर 12:30 बजे तक का था।
अब सहायक अध्यापक का पेपर यहीं पर ही खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सहायक अध्यापक के लिए केवल एक ही पेपर था, लेकिन जो प्रिंसिपल का पोस्ट भर रहे हैं उनके लिए द्वितीय प्रश्न पत्र भी है, जो कि 2 बजे से लेकर 3 बजे तक चलेगा, लगभग 1 घंटा, जो कि 50 मार्क्स का होगा। और वो कहां से पूछा जाएगा? तो शिक्षण अभिरुचि से पूछा जाएगा। जब मैं आपको सिलेबस पढ़ा रहा था उस समय मैंने आपको बोला था प्रधानाचार्य के जो होंगे वो 2 पेपर होंगे, सहायक अध्यापक का 1 पेपर होगा। ओके, तो सहायक अध्यापक अपना 10 से 12:30 बजे पेपर देकर निकल सकते हो। प्रधानाचार्य के लिए पोस्ट अप्लाई करी होगी उनको वहां पर वेट करना होगा। वेट क्या करना होगा? आधे घंटे का वेट करना होगा। आराम से 2 बजे से 3 बजे आपका पेपर शुरू होगा और 50 नंबर का शिक्षण अभिरुचि से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे और वो आपको तैयार करना होगा कि पूरी की पूरी संस्था कैसे कार्य करती है, कैसे हमें कार्य करना चाहिए, उन सभी के सभी प्रिंसिपल के जो दायित्व होते हैं उससे रिलेटेड आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर आपको पता चल गया परीक्षा का जो फॉर्म होगा वो कैसा होगा, सहायक अध्यापक के लिए और प्रिंसिपल के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे चलें तो यहां पर देखो क्या बोल रखा है, परीक्षा में ले जाने वाली चीजों के लिए आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना होगा। ध्यान रखिएगा, पहला, परीक्षा हॉल में जो है वो 30 मिनट पहले खुल जाएंगे, तो जो बच्चे होते हैं वो अपना 30 मिनट पहले आकर वहां पर आ सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मेन बात यहां पर ये है कि परीक्षा में जो भी अभ्यर्थी जाएगा परीक्षा केंद्र में, वहां पर आपको इन तीनों चीज में से देख सकते हो, यहाँ पर बोल रखा है आपका डाउनलोड किए गए प्रवेश पत्र के साथ अपने ऑनलाइन आवेदन में अंकित पहचान पत्र, मूल प्रति तथा निम्नलिखित में से किसी एक प्रमाण पत्र को साथ ले जाना या फिर साथ लाना अनिवार्य है। अब किस एक को ले जाना अनिवार्य है? या तो आपका प्रशिक्षित योग्यता वाला प्रमाण पत्र, यानी कि जो आपने बीएड बीएससी जो भी आपने सर्टिफिकेट प्राप्त करे वो, या फिर जो प्रशिक्षण है योग्यता के अंतिम सेमेस्टर का, यानी कि जो भी आपने बीएड करी हो, बीएससी करी हो, बीटीसी करी हो, जो भी आपने करी हो उसका अंतिम सेमेस्टर का जो आपका अंक पत्र होगा वो आपको ले जाना, और वो भी ओरिजिनल। या फिर उच्च प्राथमिक स्तर पर जो उत्तर प्रदेश शिक्षा पात्रक परीक्षा या केंद्र पर सीटेट जो होता है, यानी कि यूपी टेट या फिर सीटेट, ये जो आपने पेपर 2 वाला दिया था, इस पेपर 2 वाले में जो आपको सर्टिफिकेट मिला था वो उसका प्रमाण पत्र। तो इन तीनों चीज में से आपको ओरिजिनल एक चीज ले जानी है, वहां पर आपको दिखाना होगा, तभी आपको प्रवेश में यानी कि अंदर आने दिया जाएगा। ठीक है, तो इन चीज का ध्यान रखिएगा। प्रवेश वैसे तो आपको नॉर्मल सारी चीजें जो पहचान पत्र होती है वो ले जाना जरूरी है, लेकिन ये 3 चीज बतानी जरूरी थी, जो आपने बीएड बीएससी डीएलएड यू आपने या फिर 4 वर्ष का, 2 वर्ष का, 1 वर्ष का कोई भी कराओ, उसका जो भी आपका प्रमाण पत्र है या फिर जो आपका रिजल्ट है वो ले जाना है, या फिर आपने सीटेट या यूपीटेट जो क्लियर कर रखा उसका परीक्षा प्रमाण पत्र ले जाना है। ओके, तो इन तीनों चीज में से कोई एक साथ में आपको ले जाना अनिवार्य है, तभी आपको वहां पर प्रवेश दिया जाएगा, नहीं तो किसी भी स्थिति में आपको परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। साफ साफ यहां पर इन्होंने लिख रखा है। ओके, तो परीक्षा केंद्र में आपको क्या क्या ले जाना है इस चीज का आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये नहीं होगा तो आपको एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा और फिर बहुत टेंशन वाली बात हो जाएगी। ठीक है, तो परीक्षा केंद्र में आपको जो मेन इंपॉर्टेंट बात थी वो मैंने बता दी, बाकी नॉर्मल सारी चीजें वही हैं जो पहले हुआ करती थी। आगे चलते हैं कि ये जो फॉर्म है वो कौन बच्चा भर सकता है, निवास कहाँ का होना चाहिए। तो इस परीक्षा पत्र के लिए, इस सहायक अध्यापक के लिए आवेदन करने के लिए आपको पहला तो भारतीय नागरिक होना जरूरी है, जो कि हम सभी हैं। साथ ही साथ में उत्तर प्रदेश में लगातार आपको नियंत्रित जो होता है 5 वर्ष का स्थानीय निवास, आपको 5 वर्ष का, यानी कम से कम आप उत्तर प्रदेश में 5 वर्ष रह रहे हो, उसका स्थानीय निवासी होना चाहिए आपको, यानी कि आपका डोमिसाइल लगेगा 5 वर्ष का। कहने का मतलब सीधा सीधा है कि यूपी वाले स्टूडेंट ही इसको भर सकते हैं और कोई अन्य स्टेट वाला नहीं भर सकता। अगर आप अन्य स्टेट वाले भरना चाहते हो तो आपके लिए एक चीज है कि आप 5 साल का डोमिसाइल बनवा लो और वहां पर जाकर आप एलिजिबल हो जाओगे। डोमिसाइल बनता है ना, जाकर कहीं पर बनवा लो किराएदार वगैरह का, तो अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो कर सकते हो। 5 वर्ष के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे, आप उस चीज के लिए अप्लाई कर लोगे। यानी कि साफ साफ बोला जाए, अगर आप डोमिसाइल 5 साल का बनवा सकते हो उत्तर प्रदेश में रहने का तो आप वहां पर एलिजिबल हो, नहीं तो आपको यूपी का, तो आप पहचान पत्र वगैरह तो होगा ही आपके पास। अधिकतर जो बच्चे होते हैं यूपी साइड के ही है। ठीक है, तो क्योंकि यूपी अपने आप में ही बहुत बड़ा प्रदेश हो जाता है। ठीक है, तो पहली बात 5 वर्ष का डोमिसाइल होना चाहिए, तभी आप उसके लिए एलिजिबल हो। ओनली ये यूपी की वैकेंसीज, अगर आपने 5 साल का डोमिसाइल बनवा लिया तो आप एलिजिबल हो जाओगे, आप चाहे किसी भी स्टेट के हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए, तो एक बात यहां पर ये है, दोनों रास्ते मैंने आपको बता दिए, दोनों में से आपको कौन सा चूज करना हो आपके ऊपर डिपेंड करता है।
चलिए अब बात कर लेते हैं सहायक अध्यापक का जो 150 नंबर का प्रश्न पत्र है। इन्होंने साफ साफ बोल रखा है जर्नल कैटेगरी के लिए 97 अंक यानी कि 65% अंक और अधिक अंक प्राप्त करने वाले जो बच्चे होंगे उनको उत्तीर्ण माना जाएगा। ध्यान रखिएगा अगर 150 में से आपके 97 नंबर यानी कि 65% से ऊपर नंबर आते हैं तो आपको क्या माना जाएगा, उत्तीर्ण माना जाएगा। आप सहायक अध्यापक बनने के लिए क्या कर लिया आपने, क्वालिफाई कर लिया। ठीक है, साथ ही साथ में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़े वर्गों के लिए या फिर किसी भी प्रकार के संग्राम सैनिक के लिए, भूतपूर्व सैनिक के लिए, दिव्यांगों के लिए न्यूनतम जो रखा गया वो 60% रखा गया, यानी कि 150 में से 90 अंक लाने होंगे आपको। ठीक है, अंकों का ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं देखने को मिला, लेकिन 7 नंबर भी आपके अपने आप में ही बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो 97 लाने 150 में से 65%। अगर आप और किसी वर्ग में आते हो, चाहे वो भूतपूर्व सैनिक हो, विकलांग हो, अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, अन्य पिछड़े वर्ग हो, तो 150 में से आपको 90 अंक लाने हैं, यानी कि 60% लाने हैं। आप एलिजिबल हो, आपने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है। ठीक है, ये है आपकी क्वालिफिकेशन आपके इस वाले सुपर टेट में। साफ साफ बोल रखा है किसी भी प्रकार का कोई केस वगैरह ना हो इस चीज के लिए। ठीक है, सेकंड बोला इन्होंने प्रधानाचार्य के लिए, प्रिंसिपल के लिए जो प्रश्न पत्र प्रथम होगा और द्वितीय होगा, 200 मार्क्स के पेपर होंगे दोनों मिलाकर, उसमें आपको 65% लाना जर्नल वालों को, यानी कि 130 अंक लाने हैं। अगर आपने 200 में से 130 अंक ले आए तो आप एलिजिबल हो, आप प्रिंसिपल बन गए। या फिर अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़े वर्ग या फिर भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांग जो भी हो, उनको 200 में से कितने नंबर लाने, 120 यानी कि 60% लाने हैं। अगर आपने 200 में से 120 ले आए दोनों प्रश्न पत्र मिलाकर, क्योंकि 2 पेपर होंगे आपके प्रधानाचार्य के, अब अगर आप 120 नंबर ले आते हो तो आप एलिजिबल हो। ओके, तो ये पूरा का पूरा इन्होंने साफ साफ बोल रखा है कि कितने नंबर वाला बच्चा पास होगा, कितनी मेरिट बनेगी। ओके, साफ साफ बोल रखा है इन्होंने, इतना बच्चा पास हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप सभी को पता चल गया होगा निवासी कहाँ का होना चाहिए, सहायक अध्यापक के लिए क्या आपका मेरिट बनेगी और प्रधानाचार्य के लिए आपकी क्या मेरिट बनेगी। दोनों चीज आपको मैंने अच्छे तरीके से डिटेल में कंफर्म कर दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहां पर मेन बात आ जाती है कि अभ्यर्थी जो है उनका जो चयन होगा वो किस प्रकार से होगा। तो ये 5 कैटेगरी में होगा। पहला, हाई स्कूल। किसका, हाई स्कूल में जो आपकी परीक्षा हुई थी उसके जितने मार्क्स होंगे उसका 10% लिया जाएगा। फॉर एग्जांपल के रूप में 500 में से आपके 400 नंबर आए तो 400 गुना 10% अपॉन में 100, 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, मतलब यहां पर आपके 40 नंबर जोड़े जाएंगे। ठीक है, ऐसी आपका इंटरमीडिएट जो होता है उसमें आपका 10% लिया जाएगा, स्नातक जो था उसका 10% लिया जाएगा, जो भी आपका बीटीसी बीएड जो भी हुआ हो उसका 10% लिया जाएगा, और जो आपका अभी परीक्षा हो रहा है भर्ती परीक्षा 150 मार्क्स का, 200 मार्क्स का, उसका 60% लिया जाएगा। ऐसे करके टोटल होगा आपका 100%। और यहां पर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन करके मेरिट बनेगी आपकी 65% की और 60% की। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया अगर आपने भर्ती परीक्षा में से 150 नंबर में से कितने, 150 में से या फिर 200 में से आप ले आए, वहां पर जो आपकी मेरिट में उन्होंने बोल रखा है कितना, 97 या फिर 90 या फिर 120 या फिर 127, जो भी हो वो जो बोल रखा है ये ले आए, तो ये मतलब नहीं है कि आप मेरिट में आ गए हो। इसका मतलब ये है कि आपने वो क्वालिफाई कर लिया है, लेकिन साथ ही साथ में इन चारों के नंबर भी आपके जुड़ेंगे। ये भर्ती परीक्षा के नंबर है, इन चारों के नंबर भी जुड़ेंगे, और इन चारों के नंबर जुड़ने के बाद आपके 97 या 90 या 120 या फिर 130 127 जो भी आपका दे रखा हो, कितना दे रखा है एक बार चेक कर लेते हैं दोबारा, 120 एंड 130। ओके, 130 है। ठीक है, 130। ठीक है, तो ये आपके चारों नंबर जुड़कर आपके ये नंबर बनेंगे जब जाके आप मेरिट में आओगे। ठीक है, तो यहां पर कहने का मतलब ये है भर्ती परीक्षा तो आपका 60% वाला वेटेज है ही, बाकी 40% का वेटेज भी आपका हाई स्कूल का, इंटरमीडिएट का, स्नातक का और आपका जो बीटीसी बीएड करा था उसका। ओके, ऐसे करके पूरा का पूरा आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन निकाला जाएगा, तब जाकर आपको मेरिट में लिया जाएगा। ओके, ये साफ साफ आपका जो मैंने कल पीडीएफ सेंड करा था आपको उसमें साफ साफ ये बोला गया है। ठीक है, चलिए अब मेरे हिसाब से आपको सारी की सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। पहले फिर मैं आपको रिपीट कर देता हूं, कोई बच्चा लेट जुड़ा हो तो दोबारा एक बार देख लीजिएगा।
पोस्ट निकली हुई थी 390 और 1504, जिसमें मैंने आपको बोला कि उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है वो, दूसरा मैंने आपको बताया कि आयु सीमा क्या होगी वो, तीसरा मैंने आपको बताया आपकी फीस क्या है, चौथा मैंने आपको बताया कि एग्जाम कौन सा बच्चा कैसे अप्लाई कर सकता है और कौन सा बच्चा किस में अप्लाई कर सकता है वो, तीसरा परीक्षा कैसे होगा वो, फिर मैंने आपको बताया परीक्षा में क्या ले जाना इंपॉर्टेंट है वो, फिर मैंने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए, 5 साल का डोमिसाइल होना चाहिए, या फिर आपकी किस प्रकार की मेरिट बनेगी वो, साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि परीक्षा में आपको किस प्रकार से चुना जाएगा वो। अब इसके अलावा कोई भी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीज आपको मैंने बता दी आपके सुपर टेट के लिए। अब मुझे लगता नहीं है किसी बच्चे का कोई डाउट होगा, अगर किसी बच्चे का अभी भी कोई डाउट रह गया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, होम साइंस हो, इंग्लिश हो, सारी चीजें मैंने आपको बता दी है, वीडियो को देखिएगा समझ जाओगे आप। फिर भी किसी बच्चे का कोई डाउट है तो नीचे आप कमेंट में लिख दीजिएगा, आपके कमेंट को पिन कर दिया जाएगा, या वहां पर हो सके अगर कम बच्चों का डाउट होगा तो वहीं पर ही रिप्लाई कर दिया जाएगा, अगर बच्चों का ज्यादा डाउट हो जाएगा तो एक डाउट सेशन ले लिया जाएगा, उस डाउट सेशन में आपको सारी की सारी चीजें क्लियर कर दी जाएंगी। ठीक है, तो ये था आपका पूरा का पूरा डिटेल नोटिफिकेशन जो कल आया था। अगर आप उसको पढ़ोगे ना, अपने आप में बहुत बड़ी महाभारत है, समझ में ही नहीं आएगा। तो यहां से मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु निकाल के बताए आपके, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं या आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मुझे लगता है सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। बाकी किसी बच्चे ने उसको पीडीएफ चाहिए वो जो नोटिफिकेशन आया है, तो यहाँ पर ये हमारा टेलीग्राम है DK Gupta 1122, 27,500 बच्चे जुड़े हैं, बल्कि ज्यादा ही जुड़े हुए हैं। वहां पर आपको जाना है और वहां पर मैंने आपको पीडीएफ शेयर कर दिया, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, बाकी अब जो है हमारी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, टेंशन मत लीजिएगा, और क्लासेस के जो भी नोट्स होंगे वो यहाँ पर आपको मिलेंगे DK Academy पे, वहां जाकर आप ले सकते हो। टेस्ट भी रखे गए हैं, टेस्ट भी लगा सकते हो। बाकी ये हमारी इंस्टा की आईडी है पर्सनल, 2-3 दिन में, एक दिन में मैं लाइव आता हूं, किसी बच्चे को कुछ भी पूछना हो तो यहां पर आकर वो अपने डाउट को क्लियर कर सकता है। ठीक है, तो ये था दोस्तों आपका पूरा का पूरा डिटेल नोटिफिकेशन आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। ठीक है, बाकी बच्चे परेशान ना हो, जल्दी आपकी क्लासेस स्टार्ट कर दी जाएंगी, तो वहां से भी आप अपनी स्टडी कंटिन्यू रख सकते हो। ठीक है, मैथ के लिए सेशन चलाया जाएगा, इंग्लिश के लिए सेशन चलाया जाएगा, EVS के लिए चलाया जाएगा, GK के लिए चलाया जाएगा, आपको सारी की सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए, तो ये था दोस्तों आज का कंप्लीट आपका जो कल डिटेल नोटिफिकेशन आई थी, नियमावली आई थी, उसका पूरा का पूरा निचोड़। अभी भी कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और आपको अच्छी से अच्छी क्लासेस हम देते रहे। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।